नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। नेताजी की जयंती पर कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम होगा। पराक्रम दिवस के मौके पर कटक और हरिपुरा में भी कार्यक्रम होंगे। केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों के एक बिंदुओं पर किसान संगठनों से 20 जनवरी को चर्चा करेगी। इस दौरान किसान संगठनों से ही कृषि कानूनों पर विकल्प मांगा जाएगा। किसान संगठनों के रुख को देखते हुए वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचने के आसार कम हैं। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि दिल्ली में किसानों को एंट्री दी जाएगी या नहीं, ये पुलिस तय करेगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक हुई। बैठक में तय किया गया है कि कमेटी किसानों के साथ 21 जनवरी को बैठक करेगी। जो किसान बैठक में नहीं आ सकते हैं, उनका मत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेती का खून नाम से एक बुकलेट जारी की है। उन्होंने कहा कि आज देश के 4 से 5 मालिक बन गए हैं। किसान सड़कों पर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार सब कुछ खत्म करना चाहती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल, उनका परिवार और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेगा। उन्होंने कहा कि अरुणाचल समेत हजारों किलोमीटर की जमीन पंडित नेहरू ने चीन को उपहार में दे दी थी। हथियार कैंसर संस्थान की अध्यक्षा डॉक्टर बी शांता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। वहीं भारत सरकार ने 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। डॉक्टर शांता के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने भारत से कोरोना वैक्सीन भेजने की गुहार लगाई है। भारतीय वैक्सीन मांगने वालों में नेपाल, भूटान, मालदीव, ब्राजील, सऊदी अरब समेत कई देश शामिल हैं। कई देश भारत सरकार से कोरोना वैक्सीन की तत्काल सप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल के दौरान हर चुनौती का बखूबी सामना किया है। इसके लिए पुलिस की पूरी टीम बधाई की पात्र है। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को पुरस्कार भी बांटे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस बल में इस्तेमाल होने वाली तकनीक में निरंतर बदलाव जरूरी है। कमिश्नर ने कहा कि साइबर और आर्थिक अपराध नए युग के अपराध हैं। इन्हें नियंत्रण में लाने के लिए दिल्ली पुलिस प्रभावी रूप से काम कर रही है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अस्वीकार करते हुए कंपनी को इसे वापस लेने को कहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के सीईओ बिल कैथार्ट को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सेवा और गोपनीयता की शर्तों में बदलाव स्वीकार नहीं है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर दिलीप घोष ने हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। उन्होंने दावा किया है कि 2021 में पश्चिम बंगाल से टीएमसी का सफाया कर देंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए सी बनर्जी ने भाजपा और सीपीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां हमारी बैठकों में अपने आदमियों को भेजकर उपद्रव मचा रही हैं। अब मैं भी भाजपा और सीपीएम की बैठक में अपने आदमी भेजूंगी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी का बड़ा बयान सामने आया है। पलानीस्वामी ने कहा कि मैंने राजनीति पर पीएम से कोई बात नहीं की। वहीं उन्होंने तमिलनाडु में एक बार फिर एआईएडीएमके की सरकार बनने का दावा किया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि जेईई और नीट के पाठ्यक्रम अपरिवर्तित रहेंगे। छात्रों को जेईई और नीट परीक्षा में सीमित प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प दिया जाएगा। जेईई मेंस 2021 का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष के समान ही रहेगा। छात्रों को 90 में से 75 सवालों का जवाब देने का विकल्प होगा। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना की जांच कर रहे एक स्वतंत्र पैनल ने बताया कि चीन और डब्ल्यूएचओ की लापरवाही के चलते दुनिया भर में वायरस फैल गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर चीन चाहता तो कोरोना को महामारी बनने से रोका जा सकता था। गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि जल्दी उन्हें बाढ़ में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि 11 जनवरी को श्रीपद नाइक के साथ हादसा हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी और निजी सहायकों की जान चली गई थी। हिमाचल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 1208 पंचायतों में मतदान हुआ। 4 बजे तक यहां लगभग 65% मतदान हुआ है। विजयपुर में बीडीसी और जिला परिषद के लिए मतदान करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार सहित पहुंचे। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाकुंभ कार्यों के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय की है। लोक निर्माण विभाग के अधिकांश अस्थायी और स्थायी कार्य पूरे होने वाले हैं। 2 कार्य बचे हैं, उनको भी विभाग ने 31 जनवरी तक पूरा करने का दावा किया है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आज वार्डों के आरक्षण की नई नीति जारी की जा सकती है। ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए
चक्रानुसार आरक्षण लागू किया जा सकता है। बता दें कि 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। बुलेटिन के बाद चीन ने एक और नई हाई स्पीड ट्रेन का मॉडल पेश किया है। ये ट्रेन करीब 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। दावा किया जा रहा है कि ये हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में पाकिस्तानी सेना विश्व के 10वीं सबसे ताकतवर सेना बन गई है। इस सूची में अमेरिका की सेना सबसे ताकतवर बनी हुई है। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। वहीं भारत ने ताजा रैंकिंग में अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। एनआईए के नोटिस पर पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या किसान अलगाववादी लगते हैं? डराने धमकाने वाले ऐसे हथकंडे हकों की लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर नहीं कर सकते। ओछे तरीके अपनाने के बजाय केंद्र अपना रुख स्पष्ट करे। यूपी के सुल्तानपुर में प्रचार के दौरान विवादित बयान देने वाले आप विधायक सोमनाथ भारती को जेल से रिहा कर दिया गया है। सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार लेकर घाटी जाने की फिराक में जैश ए मोहम्मद के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। टीवी पत्रकार अरुण गोस्वामी की चैट लीक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को टीआरपी तमाशा बना दिया गया है। इससे ये साबित हो रहा है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा हमले का प्रतिशोध नहीं है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल कमिश्नर कैंप ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजिका की जांच की, जिसमें कई कार्मिकों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। वहीं फाइलों में खामियां मिली हैं, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। यूपी के विंध्याचल में यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूब गई। इसमें 18 लोग सवार थे। मल्लाहों और बचाव कर्मियों ने सभी को बाहर निकाल लिया है। ठंड होने के चलते कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। यूपी में घने कोहरे और शीतलहर से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने इस बारे में चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार कई हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा रह सकता है। कई जिलों में शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हो गया है। अब भाजपा के सभी 10 और सपा के 2 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा के नामांकन पत्र में आवश्यक 10 प्रस्ताव नहीं थे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है। बता दें कि विधायक वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि एनसीपी के नेता उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत भी दर्ज करा दी है। अब तक उन्हें 6 नेताओं के धमकी भरे फोन आ चुके हैं। केरल सोना तस्करी के मामले में अदालत ने आरोपियों को कोई राहत नहीं दी। अदालत ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर स्वप्ना सुरेश की रिमांड को 2 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा अदालत ने डॉलर तस्करी मामले में भी स्वप्ना सुरेश की रिमांड बढ़ाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तांडव पर दर्ज हुई एफआईआर के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि तांडव पर ही बवाल क्यों हो रहा है? आप सबने मिर्जापुर सीरीज देखी है। ऐसी भाषा कहां बोली जाती है? जब मिर्जापुर से बदनामी हुई तो भाजपा चुप थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर हर बार हिंदू धर्म ही क्यों निशाने पर आता है? जो भी विषय हिंदू धर्म के खिलाफ होता है उस पर अखिलेश जैसे लोग तांडव करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में केस दर्ज कराएगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक शर्मा शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। सुखबीर बादल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। अशोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब सैद्धांतिक पार्टी नहीं रही। कांग्रेस की सोच का अवमूल्यन हो चुका है, इसलिए कांग्रेस को अलविदा कह दिया। चीनी गांव की खबरों पर अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद तापिर गाव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गाव ने कहा कि चीन का गांव बसाना कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक से चीन लगातार कब्जा कर रहा है। देश के लोग कांग्रेस शासन की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। मैनपुरी के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डीएम और एसपी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि हेल्प डेस्क में महिला अधिकारी की ही नियुक्ति की गई है, जिससे पीड़ित महिलाएं निसंकोच और बिना शर्म के अपनी समस्या बता सकें। तांडव वेब सीरीज का बिजनौर में विरोध देखने को मिला। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम धामपुर को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिंदू धर्म पर टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिजनौर में एक व्यक्ति के घर पर ईसाई मिशनरी सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद परम सिंह मसीह ने परिवार के साथ ईसाई धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन को लेकर सैनी समाज की पंचायत हुई, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। बिहार
के मधुबनी के जयनगर डीबी कॉलेज के प्राचार्य ने अराजक तत्वों पर प्रायोगिक परीक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत नहीं हो पाए हैं, इसे ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। बांदा में बसपा नेता की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें कि ब्रेकर की वजह से चक्रपाणी शुक्ल की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे वे घायल हो गए। किसी ने उनकी मदद नहीं की, सभी वीडियो बनाने में लगे रहे। वहां से गुजर रहे कमलेश साहू ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पीएम मोदी ने भारत की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम सभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की सफलता पर बहुत खुश हैं। उनकी ऊर्जा और जुनून पूरे खेल के दौरान दिखाई दे रहा था। टीम को बधाई, आपके भविष्य के प्रयासों के लिए हमारी शुभकामनाएं। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से रौंदने के बाद भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 117 की रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया पर जीत के साथ भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीतने के बाद बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया है। बीसीसीआई प्रमुख सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया को 5 करोड़ रुपए का बोनस दिए जाने की घोषणा की। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीतने वाली ओवरऑल चौथी और एशिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। भारत से पहले इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हरा चुके हैं। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 3 टेस्ट सीरीज जीती थी। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खेल भावना का परिचय देते हुए खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। रहाणे ने अपना 100वां मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नेथन लायन को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान टीम इंडिया की जर्सी तोहफे में दी। इस जर्सी पर रहाणे के ऑटोग्राफ भी थे। हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लेंगर ने कहा कि हमको आज एक बड़ी सीख मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। लेंगर ने कहा कि ये बेहतरीन टेस्ट श्रृंखला थी, हमें ये हार लंबे समय तक खलेगी, इसका पूरा श्रेय भारत को जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का आज ऐलान किया जाएगा। चयन समिति के सामने अनफिट खिलाड़ियों की लंबी फेहरिस्त है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौजूद फिट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। श्रीलंका में होने वाली एशिया कप T20 से भारत अपना नाम वापस ले सकता है। टूर्नामेंट का आयोजन पिछले साल होना था, लेकिन कोरोना की वजह से स्थगित करना पड़ा। अब इसका आयोजन जून में श्रीलंका में हो सकता है। उसी समय टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।